प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इससे पूर्ववर्ती वीडियो में हमने मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में पढ़ा। राज्य नीति के निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मूल अधिकारों से वो किस प्रकार भिन्न है, इस संबंध में भी हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 40 से लेके अनुच्छेद 51 तक हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले के जो वीडियोस थे, वीडियो था उसमें हमने उससे पहले के जो राजनीति के निर्देशक तत्व हैं उन पर चर्चा की थी, अनुच्छेद 39 तक। तो अब हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 40 से। अनुच्छेद 40 राज्य को ये निर्देश देता है कि वह स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। तो आपको, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वह स्वराज के बहुत ही बड़े पक्षधर थे और उनके जो स्वराज की परिकल्पना है उसमें स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायतों का अत्यधिक महत्व था। उन्हें जो भारत की जो प्राचीन जो स्थानीय स्वशासन की जो पंचायत राज प्रणाली थी उसमें उसकी कुशलता पे पूर्ण विश्वास था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने राजनीति के निर्देशक तत्वों में पंचायती राज को प्रमुख स्थान दिया और उसी को आगे बढ़ाते हुए 1959 में हमारे देश में पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की गई, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की गई और 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर जो अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 41, जो कुछ दशाओं में काम, रोजगार, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार प्रदान करने का राज्य को निर्देश देता है। तो जैसे रोजगार के अधिकार को यदि हम देखें तो हमारे देश में जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है वो उसे हम इस जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 41 इसकी क्रियान्विति के कदम के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा का जो अधिकार है जिसका कुछ हद तक इस अनुच्छेद में भी निर्देश दिया गया है, उसकी जो व्यवस्था है हमारे देश में जो 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून RTE एक्ट लागू करके क्रियान्विति का प्रयास किया गया है। तत्पश्चात जो लोक सहायता पाने का अधिकार है उस संबंध में भी राज्य द्वारा अनेक सामाजिक सुरक्षा जो योजनाएं हैं, जैसे पेंशन मिशन, पेंशन की योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा अवस्था विकलांगता पेंशन है, उनके माध्यम से इसको भी क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो अनुच्छेद 42 है वह राज्य को ये निर्देश देता है कि वह काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएं कामगारों को तथा प्रसूति सहायता के उपबंध को लागू करें। तो जो हमारे देश में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है या जो फैक्ट्री एक्ट है, इन सब के द्वारा काम के जो घंटे हैं वो निर्धारित किए गए हैं और जो श्रमिकों के जो कारखानों में या अन्य जो स्थानों पर काम करते समय उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए नियम बनाए गए हैं। और जो प्रसूति सहायता जो अधिनियम है उसके द्वारा 6 माह की जो प्रसूति अवकाश सवेतन प्रदान करने का नियम बनाया गया है। जो अनुच्छेद 43 है वह राज्य से अपेक्षा करता है कि वह कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। यहाँ हम निर्वाह मजदूरी और
न्यूनतम वेतन में हमें फर्क समझने की आवश्यकता है। निर्वाह मजदूरी में न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त भी जो एक सम्मानजनक जो जीवन स्तर है, जो श्रम की गरिमा के अनुकूल हो, जिससे श्रमिक और उसके आश्रितों की जो आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, उसको भी शामिल माना जाता है। तो राज्य से अपेक्षा की गई है कि निर्वाह जो मजदूरी है उसको श्रमिकों को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया करेगा। तो जैसे जैसे हमारे देश की जो आर्थिक उन्नति बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, उसी के अनुपात में हमारे जो कामगार हैं उनको उनकी जो मजदूरी का स्तर है वो बढ़ रहा है, और इससे उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति आसान हो रही है। एक जो अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया है वह ये है कि कामगारों का जो उद्योग है, जैसे कोई फैक्ट्री है या उद्योग है, उसके प्रबंधन में कामगारों को भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसके द्वारा समाजवाद को आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। अतः ये राज्य से अपेक्षा की गई है कि उद्योगों के प्रबंधन में वो मजदूरों को स्थान प्रदान करने का प्रयास करें। जो अनुच्छेद 44 है वह राज्य से अपेक्षा करता है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। वर्तमान में हमारे देश में जो आपराधिक जो संहिता है, विधिक संहिता है, और जो नागरिक संहिता है वह भिन्न भिन्न है। आपराधिक संहिता सभी के लिए, सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होती है, आपराधिक कानून सभी पे समान रूप से लागू होते हैं। परंतु जो नागरिक कानून है, जिनके अंतर्गत संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद आदि शामिल होते हैं, उनमें वे विभिन्न विजातीय समुदायों के लिए भिन्न भिन्न है। तो राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड को शीघ्र लागू करें। अभी तक हालांकि ये हमारे देश में अभी लागू नहीं है। गोवा इसका एक अपवाद है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने की राज्य से अपेक्षा की गई है। तो जो हमारे देश में जो सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, उसके द्वारा इस जो अनुच्छेद है उसको, जो ये निर्देश है उसकी क्रियान्वयन का प्रयास किया गया। जो अनुच्छेद 46 है उसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों व अन्य जो समुदाय वंचित वर्ग है, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो हमारे देश में जो शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक नियोजन में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वह इसी दिशा में उठाए गए कदम है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने को राज्य को निर्देश करने का राज्य को निर्देश दिया गया है। तो जैसे पोषण के संबंध में हम देख सकते हैं कि राज्य द्वारा मिड डे मील कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके द्वारा मिडिल स्तर के जो विद्यालय होते हैं उनमें जो विद्यार्थी अध्ययनरत होते हैं उनको एक समय का भोजन राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के अनेक राज्यों में
जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दूध की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे देश में जो अनेक जो प्रोसेस्ड फूड या खाद्य प्रसंस्करण के जो उत्पाद होते हैं उनमें जो फूड फोर्टिफिकेशन के नियम भी लागू किए गए हैं। जैसे दूध के अंदर विटामिन ए और डी मिलाया जाना। जैसे स्थानीय स्तर पर हम देख सकते हैं कि जो प्रमुख दूध की जो ब्रांड है सरस है, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी अलग से मिलाई जाती है, जिसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जो जैसे लोक स्वास्थ्य के लिए हम देख सकते हैं कि राज्य द्वारा अनेक लगभग सभी स्थानों पे जो अस्पताल खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और जो टीकाकरण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। जैसे पोलियो उन्मूलन किया गया है, वैसे अभी वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष चल रहा है। जो अनुच्छेद 48 है वह राज्य से अपेक्षा करता है कि कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो वैज्ञानिक आधार पर किया जाएगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि राज्य द्वारा अनेक कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं। प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है। और जैसे हम देख सकते हैं हरित क्रांति, हमारे देश में जो उन्नत बीज वगैरह हैं, उर्वरक हैं, उनके द्वारा जो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। वर्तमान में भी जैसे कृषकों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और जैसे पशुपालन के लिए हम देख सकते हैं ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। दुग्ध उत्पादन में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था आदि। अनुच्छेद 48 का राज्य से अपेक्षा करता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे देश में अनेक राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। जैसे 1972 का वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है और प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वृक्षारोपण, सार्वजनिक सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है आदि इस दिशा में किए गए प्रमुख प्रयत्न हैं। अनुच्छेद 39 है जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, उनको संरक्षण देने की हमसे राज्य से अपेक्षा करता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, वह जो हमारे राष्ट्रीय स्तर महत्व के जो पुरातात्विक स्मारक हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इसी दिशा में अनेक संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, अनेक स्थानों पर उत्खनन कार्य जारी है। अनुच्छेद 50 राज्य से अपेक्षा करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। अनुच्छेद 51 जो है वह राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश द्वारा प्रारंभ से ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गुटीय तनाव उसको कम करने के लिए जैसे हम देख सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, पंचशील का सिद्धांत दिया गया है। वर्तमान में भी हमेशा भारत के द्वारा जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति मिशन है उनमें काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं वो पूर्ण होते हैं।